हर खबर पर होगी आपकी पकड़। डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप। नमस्ते भारत में वक्त है जबरदस्त अपडेट देने का। दरअसल भारत सरकार ने अब चीन की नकेल कसने की ठान ली है। भारत सरकार ने 250 से ज्यादा ऐसी वस्तुओं पर, चीनी वस्तुओं पर रोक लगाने के लिए आगे बढ़ गई है जिनकी क्वालिटी तो बहुत खराब है लेकिन ड्यूटी कम है। भारत सरकार इनकी क्वालिटी का लेवल बढ़ाने जा रही है और इन वस्तुओं पर ड्यूटी बढ़ाने जा रही है। इससे क्या होगा, घरेलू उत्पादों के मुकाबले ये महंगे भी होंगे और गुणवत्ता भी ज्यादा बेहतरीन मिलेगी। इससे घरेलू उत्पाद प्रतिस्पर्धा में आ सकेंगे। चीन में बना ये सामान या तो बाहर जाएगा या महंगा हो जाएगा, लेकिन ऐसा क्यों होगा, इसका जवाब छिपा है चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचाने वाले सरकार के ताजा फैसले में, जिसमें सरकार चीन से आने वाले सस्ते माल पर कड़ी शर्तें और नियम लागू करने के साथ कर बढ़ाने की तैयारी कर रही है। करीब 250 सस्ती वस्तुओं और सेवाओं की पूरी सूची हर मंत्रालय से मांगी गई है, जिसका चीन से आयात किया जाता है। अब सरकार के इस फैसले का भारतीय बाजार और चीनी उत्पादों पर असर समझिए। फैसला, हल्की गुणवत्ता, कम कीमत वाले चीनी उत्पादों पर नकेल। 250 चीनी उत्पादों पर मांग सूची, गुणवत्ता और ड्यूटी बढ़ाई जाएगी। घटिया गुणवत्ता वाले सस्ते चीनी उत्पाद बाहर होंगे। असर, सरकार के इस फैसले से चीन को आर्थिक नुकसान पहुंचेगा। चीन का सस्ता सामान महंगा होगा या गुणवत्ता सुधार के क्रम में भारत से बाहर होंगे। भारतीय सामान बाजार में बिक्री की दौड़ में आ जाएंगे। आत्मनिर्भर भारत के मंत्र को साकार करने के लिए प्रधानमंत्री कार्यालय में उच्च स्तरीय बैठक में ये फैसला लिया गया। बैठक के बाद सरकार ने मंत्रालयों से कई जानकारियां मांगी, जिनमें चीन से आयातित माल और कच्चे सामान की सूची, साल 2014-15 से लेकर 2018-19 के बीच आयात में हुई बढ़ोतरी का डेटा, आयात की जाने वाली चीनी उत्पादों की घरेलू बाजार में कीमत का तुलनात्मक विवरण। इन उत्पादों में कलाई घड़ी, दीवार घड़ी, कांच की छड़ें, ट्यूब और मेकअप का सामान शामिल है। सरकार ने हाल में भी चीन को आर्थिक रूप से घेरने के लिए कुछ फैसले लिए थे। सरकार के हालिया फैसले, सरकार ने हाल ही में टायर के आयात पर कुछ प्रतिबंध लगाए हैं। भारत के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करने वाले देशों के निवेश को हरी झंडी देने से पहले सरकार की इजाजत लेनी होगी। भारत और चीन के बीच व्यापारिक रिश्तों की कहानी भी समझ लीजिए। भारत ने चीन से अप्रैल 2019 से फरवरी 2020 के बीच 62.4 बिलियन अमेरिकी डॉलर का आयात किया, जबकि इसी अवधि में 15.5 बिलियन अमेरिकी डॉलर का निर्यात किया। लेकिन सवाल ये है कि अगर अब हल्की गुणवत्ता और कम कीमत वाले चीनी उत्पादों पर सरकार नकेल कसने की योजना बना रही है, तो अब तक भारतीय बाजार में ये उत्पाद क्यों बिक रहे थे? अब जान लीजिए देश की राजधानी दिल्ली से क्या आई है अपडेट। देश की राजधानी दिल्ली दो मोर्चों पर लड़ रही है, कोरोना के मोर्चे पर और आतंकी अलर्ट को लेकर भी एक बड़ी जानकारी, जिसके मोर्चे पर देश की राजधानी लड़ रही है। क्या है सरकार की तैयारियां, देखिए। दिल्ली पुलिस के ऑफिसर्स गश्त पर निकले हैं। पुलिस दुकानों को बंद करने के लिए कह रही है। लोगों को बाजार से घर जाने की हिदायत दी जा रही है। तस्वीरें दिल्ली के पश्चिम बिहार इलाके की हैं। दिल्ली में 4 आतंकियों के घुसने की खबर के बाद पुलिस अलर्ट पर है। पूरी दिल्ली में इसी तरह बाजार, रेलवे स्टेशन और बस अड्डों पर तलाशी का अभियान चल रहा है। दिल्ली से लगे बॉर्डर्स पर भी सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। ये दिल्ली यूपी बॉर्डर की तस्वीरें हैं, जहां पुलिस सभी वाहनों की चेकिंग कर रही है। सीआईएसएफ के जवान भी इस अभियान में तैनात किए गए हैं। दिल्ली पुलिस को जो इनपुट मिला है उसके हिसाब से दिल्ली में आतंकी हमला हो सकता है, इसी तरह के इनपुट्स मिले हैं, जिसके बाद तस्वीरें यूपी दिल्ली बॉर्डर की आप देखिए किस तरह से यहाँ पर दिल्ली पुलिस के जवान जो है पूरी तरह से अलर्ट हैं। यहाँ पर गाड़ियों की जो चेकिंग है वो की जा रही है, लोगों को रोका जा रहा है, लोगों से पूछताछ जो है वो की जा रही है। ना सिर्फ यहाँ पे दिल्ली पुलिस है बल्कि यहाँ पर साथ साथ सीआईएसएफ के जवान जो हैं वो भी यहाँ पर चौकन्ना हैं। दिल्ली पुलिस को मिले अलर्ट के मुताबिक आतंकवादी जैश ए मोहम्मद से जुड़े हो सकते हैं।
आतंकवादियों के पास गोला बारूद भी हो सकता है। आतंकवादियों का मकसद दिल्ली एनसीआर में तबाही मचाना है। पुलिस को जानकारी मिली है कि आतंकवादी ट्रक में छिपकर दिल्ली में प्रवेश कर सकते हैं, इसलिए सड़क पर जगह जगह बैरिकेडिंग की गई है। तलाशी के साथ साथ संदिग्ध लोगों से पूछताछ का भी काम जारी है। मौजूद है दिल्ली हरियाणा बॉर्डर पे, जहां पे बड़ी संख्या में पुलिस बल मौजूद है। कारण है कि दिल्ली में आतंकवादियों के घुसने का अलर्ट जारी हुआ है। यहाँ पे रोक करके न सिर्फ ट्रकों को, टेम्पो को, बल्कि गाड़ियों को भी यहाँ पे रोका जा रहा है और एक एक करके सबकी जांच की जा रही है। दिल्ली के अंदर भी यही स्थिति है कि जितनी भी संवेदनशील जगह है वहाँ पे लगातार पुलिस चेकिंग कर रही है। वक्त है दिल्ली मुंबई समाचार का और एक दुखद खबर मुंबई से सटे मारवे इलाके से आ रही है। यहां नहाने गए 2 बच्चे डूब गए हैं। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर मुंबई के सटे हुए मारवे इलाके से आ रही है। यहां 2 बच्चे नहाने के लिए गए थे। नहाने के दौरान ये हादसा इनके साथ हुआ है। ये बच्चे डूब गए हैं। तस्वीरें भी लगातार आ रही हैं हमारे पास। बताते आपको मारवे बीच की एक खबर है। इस वक्त की बड़ी और दुखद खबर, डूबने वाले बच्चों का नाम अशरफ चौधरी और मोहसिन शाह है। हादसे के बाद रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया। रेस्क्यू टीम ने अशरफ चौधरी का शव बरामद कर लिया है, जबकि अब तक मोहसिन कहां है इस बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है। हमारे सहयोगी की रिपोर्ट आपको देगी पूरी अपडेट। मुंबई के मारवे बीच पर घूमने आए 6 लड़कों में से 2 जन इस समंदर में डूबे हैं। मारवे बीच है मालाड का, जहां पर बीती शाम 5 बजे यहाँ के ही मालवनी के एरिया में जो बच्चे रहते हैं वो यहाँ पर टहलने के लिए आए थे और उसमें से मोहसिन शाह और अशरफ चौधरी नामक जो 2 लड़के हैं वो इस समंदर के पानी में उतरे थे। लेकिन सडनली जो पानी है वो कम हुआ और वो बच्चे इस जो गहरे पानी में डूब गए हैं। इसकी जानकारी जो और 4 बच्चे थे उन्होंने जाके घर पे दे दी और उसके बाद यहाँ पर सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। फायर ब्रिगेड हो या फिर यहाँ के नजदीकी जो लोग हैं, मछुआरे लोग हैं, उन्होंने सर्च ऑपरेशन करने के बाद इसमें से अशरफ चौधरी की लाश जो है वो बरामद की गई है। लेकिन अभी भी मोहसिन की तलाश अभी भी शुरू है। आज सुबह फिर से एक बार अग्निशमन दल और जो नेवी है उनके जवान यहाँ पर आके अभी सर्च ऑपरेशन करेंगे। लेकिन लॉकडाउन के इस पूरे माहौल में मुंबई के बहुत सारे बीच पर पर्यटकों को आने के लिए बंदी की गई है। फिर भी कुछ लोग इस तरह से समंदर के किनारे आते हैं और इस तरह से जो है अभी ये 2 लड़कों की डूबने की घटनाएं सामने आई है। इस दुखद खबर पर जो भी अपडेट होगा इस पर आगे आपको अपडेट देते रहेंगे। हम मुंबई से ही एक और खबर का रुख कर लेते हैं। ये खबर है उन मजदूरों से जुड़ी हुई जो लॉकडाउन के दौरान मुंबई में कामकाज कर रहे थे, लेकिन लॉकडाउन में सब कुछ बंद हो गया तो ये अपने गृह राज्य वापस लौट गए। काम धंधा न मिलने की वजह से अब ये एक बार फिर से वापस आने लगे हैं, जो एक अच्छी खबर है क्योंकि इससे अर्थव्यवस्था में एक बार फिर से जान लौट आएगी। तो मुंबई से इस वक्त खबर ये आ रही है कि एक बार फिर से वो मजदूर जो अपना सारा सामान लेकर अपने गृह राज्य वापस लौट गए थे, क्योंकि यहां पर उनके पास न रहने को था, न खाने को था, ना ही कमाने को था, वो अब एक बार फिर से वापसी कर रहे हैं। तो ऐसे में ये उम्मीद जगाई जा रही है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के जो तमाम काम मुंबई में अब तक ठप पड़े थे वो एक बार फिर से शुरू हो सकेंगे। ये मुंबई से सटा मुंब्रा इलाका है, जहां सेंट्रल रेलवे की 5वीं और 6ठी लाइन बिछाने का काम एक बार फिर से शुरू हो गया है। कोरोना से हुए लॉकडाउन में मजदूर अपने गृह राज्य लौट गए थे, लेकिन अब ये फिर से मुंबई लौट आए हैं और काम शुरू हो गया है। यहाँ से कोरोना के मतलब उससे इतना डर चुके थे कि वो यहाँ से जाना ही अच्छा उनको लगा। लेकिन अभी 10 दिन पहले हमारे पास फिर लेबर आए हैं, 5 आदमी आए हैं हमारे यूपी से और अभी और भी आने वाले हैं 8-10 लोग। मजदूर बताते हैं कि इनकी वापसी की बड़ी वजह है रोजी रोटी का संकट। सर यहाँ पर कोरोना की स्थिति ज्यादा बढ़ती जा रही थी, इसलिए हम लौट गए थे। अब यहाँ सुधार आया इसलिए फिर वापस आ गए। लेकिन ये बताइए आप हैं कहाँ के? गाजियाबाद के हैं आप? गाजियाबाद के सर। तो गाजियाबाद में वहाँ पर कुछ आपको रोजगार वगैरह नहीं मिल रहा था? नहीं सर, वहाँ रोजगार की बहुत ज्यादा दिक्कत हो गई थी। वापस इसलिए आना पड़ा सर कि वहाँ ना तो कोई मजदूरी है ना कोई रोजगार है। पहले भी यहाँ काम कर रहे थे, लॉकडाउन में यहीं थे, उसके बाद में अपनी लेबर बुला रहे हैं काम करने के लिए। अब यहाँ हमारा काम चालू हो गया तो काम चालू कर दिया आके यहाँ पे साहब। रेलवे स्टेशनों से भी मजदूरों के मुंबई वापस लौटने की तस्वीरें आ रही हैं। ये दादर टर्मिनस की तस्वीरें हैं, जहां अलग अलग राज्यों से मजदूर लौटे हैं। तो अब वापस क्यों आए हैं? अभी हम जो है यहाँ पे अपना काम काज शुरू करना था तो फिर हम वापस चले आए। यहाँ पर काम करते दादा? यहाँ पे हम काम कर रहे थे मलाड वेस्ट में। शुरू हो गया है? हाँ। महाराष्ट्र सरकार वापस लौटने वाले मजदूरों की जानकारी दर्ज कर रही है। राज्य के गृह मंत्री अनिल देशमुख के मुताबिक अकेले मुंबई में 10,000 से ज्यादा मजदूर वापस लौट आए हैं।
हमारे पूरे महाराष्ट्र में मुंबई हो, पुणे हो, नागपुर हो, सभी जगह अनलॉक 1 के तहत अभी उद्योग और कारोबार की शुरुआत धीरे धीरे फिर से हो रही है। ये देखते हुए अभी फिर से जो श्रमिक जो हमारे भाई थे, फिर से उनका महाराष्ट्र में आना चालू हो चुका है। महाराष्ट्र से करीब 35 लाख मजदूरों ने पलायन किया था, लेकिन अब मजदूरों के वापस लौटने का सिलसिला शुरू हो गया है। इसलिए सरकार को उम्मीद है कि लॉकडाउन के दौरान चरमरा गई अर्थव्यवस्था का चक्का फिर से दौड़ेगा। तो दिल्ली मुंबई की खबरों में अब आपको महाराष्ट्र का कोरोना अपडेट दे देते हैं। महाराष्ट्र इस वक्त कोरोना कैपिटल बना हुआ है। कुल मिला के 1,30,611 मरीज संक्रमण का शिकार हुए, 6,006 लोगों की मौत हो चुकी है। और अच्छी बात यह है कि 50% से ज्यादा लोग ठीक हो रहे हैं। 65,388 लोग अब तक इस बीमारी से ठीक होकर अपने घर भी जा चुके हैं। और महाराष्ट्र का हाल आपने जान लिया। मुंबई की क्या स्थिति है, ताजा अपडेट आंकड़ों के जरिए आपके सामने रख देते हैं। 66,700 से ज्यादा मुंबई में कुल मरीजों का आंकड़ा आ चुका है सामने। इसके अलावा ग्राफिक्स हमारे आपको बता रहे हैं कि 3,671 लोग कोरोना की वजह से मुंबई में उनकी मौत हो गई है। इसके साथ साथ 33,400 से ज्यादा लोग हैं जो इलाज के बाद ठीक भी हो गए हैं। तो महाराष्ट्र और मुंबई का हाल आपके सामने हमने रखा। मुंबई से एक कहानी हम आपके लिए लेकर आए हैं जो आपको गर्व से भर देगी, आप में उम्मीद जगाएगी। यहां गोरई गांव की महिलाएं कोरोना के खिलाफ मिसाल बन गई है। ये है मुंबई के समुद्री तट के एक हिस्से पर बसा गांव गोरई, जहां पूरे मुंबई में कोरोना से हाहाकार है। गोरई गांव में एक भी कोरोना का मामला नहीं है और इसका श्रेय जाता है इस गांव की इन महिलाओं को, जिन्होंने कोरोना के खिलाफ लड़ाई में बड़ा योगदान दिया। घर के काम के साथ साथ इन महिलाओं ने सड़कों पर आकर मोर्चा संभाला और गांव को इस बीमारी से बचाया। दरअसल इलाके में पुलिस कम थी, इसलिए इलाके की रक्षा के लिए महिलाओं ने खुद सड़क पर बैरिकेडिंग की। महिलाओं ने इलाके में बाहर के लोगों की एंट्री पर पूरी तरह से पाबंदी लगा दी। हम लोगों को लगा ऐसा कि अगर हम लोग को अपना गांव ग्रीन जोन में है तो उसे रखना है तो बैरिकेड लगाने पड़ेंगे। और यहाँ जो पुलिस है वो पुलिस बहुत कम है, इसलिए वो लोग जो कर रहे हैं उसकी वजह से हम लोगों को प्रोटेक्शन तो मिल रहा है, लेकिन इतना नहीं मिल रहा है जितना कि हम लोग को चाहिए। और उससे ज्यादा मतलब करना चाहिए, तो हम लोगों को रास्ते में आना चाहिए। 100 से ऊपर ही सब महिलाएं थे यहाँ पर और 2 जगह पे हमने बैरिकेड लगाए थे। हम खाना पका के घर पे बाहर निकलते थे और बाद में हम जाते थे उधर। तो जब लोग आते थे उनको आप समझाते तो झगड़ा नहीं होता तो कोई बोल? हम लोग उनको समझदारी से बता रहे थे कि बाबा यहाँ पे सब महिलाओं ने सब बंद किया है, गांव में किसी को बाहर वाले को आने के लिए नहीं दे रहे। महिलाओं की इस पहल की वजह से गोरई गांव कोरोना की शुरुआत से आज तक ग्रीन जोन में बना हुआ है। दिल्ली मुंबई की खबरों में मुंबई की एक और खबर हम आपको दिखाते हैं। मुंबई पहले ही कोरोना से परेशान है और अब बारिश का मौसम आ गया। बारिश की वजह से बीमारियां और ज्यादा घर करती हैं। इससे निपटने के लिए एक खास अस्थायी अस्पताल का निर्माण किया गया है। इस अस्पताल में कोरोना के मरीजों के लिए तो इंतजाम किए ही गए हैं, साथ ही साथ बारिश का पानी न भरे इसके भी खास इंतजाम। कोरोना से लड़ाई के लिए ये अस्पताल मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स के MMRDA ग्राउंड में बनकर तैयार है और जल्द ही ये मरीजों के इलाज के लिए खुलने वाला है। मॉनसून ने मुंबई में दस्तक दे दी है और इसी के साथ आशंका जताई जा रही है कि जो कोविड के मामले हैं मुंबई में वो भी काफी बढ़ सकते हैं। पहले ही मुंबई देश में कोरोना कैपिटल बनी हुई है और अब बारिश के आने के साथ में कोरोना के मामले और ज्यादा बढ़ सकते हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। इसके अलावा भी जब हम हर साल देखते हैं कि मानसून के दौरान मलेरिया के मामले बढ़ जाते हैं, डेंगू के मामले बढ़ जाते हैं, दूसरी बीमारियों के मामले बढ़ जाते हैं और ऐसे में शहर के हेल्थ केयर सिस्टम पर काफी दबाव बनता है। अब इससे निपटने के लिए प्रशासन क्या कर रहा है, तो उसमें से एक इंतजाम जो हमने देखा है कि एक विशेष कोविड अस्पताल बनाया गया। जिस बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में इस अस्पताल को बनाया गया है वहां अक्सर मानसून में जल जमाव हो जाता है, क्योंकि मीठी नदी भी पास ही में है। हालांकि कमिश्नर RA राजीव के मुताबिक मानसून को ध्यान में रखते हुए ही सारे इंतजाम किए गए हैं। ये पूरी एरिया को करीब 2 फीट ऊंचा हमने लेवल ऊंचा किया। करीब 500 से ज्यादा ट्रक इसमें जो है खड़ी के जो है बिछाए गए हैं और कॉम्प्रेस किए गए हैं। करीब 450 मीटर की स्टॉर्म वाटर ड्रेन हमने स्टैब्लिश की है। सीवर लाइन सेपरेटली जो है 500
75 मीटर की सीवर लाइन डाली हुई है। तो ये सारा करने के बाद हमें नहीं लगता है कि अब वाटर लॉगिंग इस एरिया में होगी। इस अस्पताल में 1000 बेड है और खास बात यह है कि कोरोना के गंभीर मरीजों के लिए आईसीयू वार्ड भी है जिसमें 108 बेड है। मुंबई का एक और इलाका कैसे हॉटस्पॉट बनता जा रहा है। हम लगातार आपको पिछले कई दिनों से नमस्ते भारत में दिखा रहे हैं कि धारावी ने वो जंग जीत ली है। एशिया की सबसे बड़ा स्लम माना जाता है धारावी, लेकिन इन सब के बीच अब मुंबई में नए इलाके यानी कि उत्तर मुंबई के इलाके हॉटस्पॉट बन रहे हैं और ये चिंता का विषय है। मुंबई का उत्तरी विभाग यानी कि उपनगरों में तेजी से बढ़ रहे कोरोना मामले को देखते हुए मनपा और पुलिस प्रशासन ने लॉकडाउन को लेकर यहां सख्ती बरती है। इसमें मलाड, कांदिवली, बोरिवली, दहिसर ये जो विभाग हैं ये नई हॉटस्पॉट के रूप में तब्दील हो रहे हैं। मुंबई के बोरिवली इलाके में इस समय हम मौजूद हैं और ये भी एक हॉटस्पॉट का केंद्र बना हुआ है, जिसे देखते हुए प्रशासन द्वारा कई नियम और कायदे यहाँ पर लागू किए गए हैं। इस इलाके में जो दुकानें मौजूद हैं उन्हें साफ तौर पर निर्देश दिया गया है जो अति आवश्यक दुकानें हैं केवल वहीं खुली रहेंगी। तो वहाँ रहने वाले लोगों को साफ तौर पर ये निर्देश जारी किया गया है कि जब आवश्यक हो तभी वो अपने घरों से बाहर निकले। आपको बता दें कि मुंबई का जो ये उत्तरी विभाग है इसमें लगातार कोरोना मामले बढ़ते जा रहे हैं। पिछले 15 से 25 दिन में यहाँ 1000 से लेकर 3000 तक कोरोना के मामले सामने आए हैं और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में उभरते हुए सामने आ रहा है, जिसे देखते हुए जो प्रशासन ने सख्ती बरती है। आपको याद होगा कि मुंबई का धारावी और वर्ली इलाका कुछ समय के लिए एक हॉटस्पॉट का केंद्र था, लेकिन अब यहाँ जो है कोरोना मामले जो हैं वो लगातार घटते जा रहे हैं। ऐसे में एक तरफ जहां धारावी और वर्ली में कोरोना के मामले घटते जा रहे हैं तो वहीं दूसरी ओर मुंबई का उत्तरी विभाग जो है लगातार ये हॉटस्पॉट का केंद्र बनते हुए जा रहा है और प्रशासन के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती के रूप में साबित हो रहा है। खबर एक दुखद हादसे से जुड़ी हुई है। बेंगलोर से ये खबर आई रही है। बेंगलुरु बेलारी हाईवे पर 2 बाइक सवार आपस में टकरा गए। तेज रफ्तार बाइक सवार आपस में उस वक्त टकराए जब वे स्टंटबाजी कर रहे थे। इस हादसे में एक मोहम्मद अशरफ की मौत हो गई, जबकि दूसरे बाइक सवार को अस्पताल ले जाते वक्त उसकी रास्ते में ही मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपसे गुजारिश करता है खाली हाईवे पर, सड़कों पर बाइक से स्टंट बिल्कुल ना दिखाएं, ये जानलेवा साबित हो सकता है। बेंगलुरु की यह घटना आपके लिए उदाहरण है। तस्वीरें देखिए, हम आपको तस्वीरों में दिखा रहे हैं किस तरह से ये हादसा हुआ। हादसे की वो भयावह तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। बेहद भयानक हादसा था। 2 बाइक सवार सड़क पर बेंगलुरु बेलारी हाईवे पर स्टंट करते हुए जा रहे थे और उसी दौरान ये बाइक सवार पहले आपस में टकराए और उसके बाद एक बाइक सवार सड़क पर लगे डिवाइडर से टकरा गया। इस हादसे में दोनों बाइक सवारों की मौत हो गई। एबीपी न्यूज आपसे अपील करता है कि किसी भी सूरत में इस तरह से सड़कों पर स्टंट ना दिखाएं। तेज रफ्तार आपकी जान की लाले पड़ सकते हैं, आपकी जान को आफत आ सकती है इस हादसे में। इसी खबर पर हमारे साथ और ज्यादा जानकारी के लिए पिंकी राजपुरोहित बेंगलुरु से सीधे जुड़ गई है। पिंकी, बड़ा ही खतरनाक हादसा था, तस्वीरें बहुत ही भयानक थी। विकास, बहुत ही डरावनी ये तस्वीरें हैं। विजुअल्स में दिख रहा है कि कितना ज्यादा जो है इंजरी दोनों शख्स को देखने को मिली है। साफ तौर पर लगातार पुलिस जो है ये बार बार कहती रहती है, अवेयरनेस चलाई जाती है कि इस तरह से स्टंट ना किए जाए। एक व्हील पर जो है चला रहा था ये शख्स, गाड़ी RX बाइक बताई जा रही है। दूसरी ओर से होंडा डियो आ रही थी। दोनों आपस में टकरा गए। गलती से इस शख्स की थी, लेकिन दूसरा भी अपनी जान गंवा बैठा है। ये पूरा जो मामला है वो बेंगलुरु के येलहांका पुलिस स्टेशन का है। अब सियासत के टिकटॉक युग की भी बात कर लेते हैं। नर को नारायण बना देने वाले पॉलिटिकल अपडेट देने का आपको वक्त हो गया है। राहुल गांधी लगातार ट्विटर पर हमलावर हैं सरकार को, क्योंकि चीन सीमा विवाद लगातार बढ़ता जा रहा है। इसी पर बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पलटवार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी को भगवान बता दिया। आपका तो भगवान भी अब साथ नहीं दे रहा है। नरेंद्र मोदी इज सुरेंद्र मोदी। वो नरों के ही नेता नहीं, अब सुरों के भी नेता है। यह बात आपकी जुबान से निकलती है, इस बात को समझना चाहिए, आपके ट्विटर से निकलती है। इसलिए भगवान भी शुभ सोच रहा है, इस बात को समझना चाहिए। यू शुड अंडरस्टैंड द लैंग्वेज ऑफ गॉड। मोदी जी नरों के ही नेता नहीं, नरों के ही राजा नहीं, सुरों के, देवताओं के भी राजा। इस तरीके की भाषा बनती है, ये हमको समझना चाहिए। राहुल गांधी से राजनीतिक लड़ाई में बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने प्रधानमंत्री मोदी को नरों के साथ साथ देवताओं का नेता क्यों बताया, अब ये समझिए। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा। जापान टाइम्स का एक आर्टिकल शेयर किया
नरेंद्र मोदी इज एक्चुअली सुरेंद्र मोदी। दरअसल राहुल गांधी लिखना तो सरेंडर चाहते थे, लेकिन स्पेलिंग गलत हो गई और राहुल ने सरेंडर की जगह सुरेंद्र लिख दिया और खबर लिखे जाने तक सही भी नहीं किया था। राहुल के इस ट्वीट के बाद उनका खूब मजाक उड़ा। एक ट्विटर यूजर ने राहुल को सुरेंद्र का मतलब समझाया तो एक ट्विटर यूजर ने राहुल की जिनपिंग के साथ तस्वीर शेयर कर दी, लिखा आप यहाँ हैं। राहुल की इसी गलती को बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने तूल दी। प्रधानमंत्री मोदी को भगवानों का भी राजा बता दिया। चीन से तनाव के बीच राहुल गांधी लगातार पीएम मोदी पर निशाना साध रहे हैं। अपने ट्वीट के जरिए लगातार सवाल कर रहे हैं, सरकार पर गहरी नींद में खोने का आरोप लगा रहे हैं। राहुल के इन आरोपों पर बीजेपी अध्यक्ष ने राहुल को विपक्ष में बैठने का ट्यूशन लेने की पेशकश की है। तुम अपने कांग्रेस पार्टी के रोड मैप की चिंता करो, वो नीचे ही नीचे जा रही है, हर दिन जा रही है। विपक्ष भी करने नहीं आता। मैं तो ये कहूंगा, लंबे समय तक विपक्ष में रहा हूं, हमसे ट्यूशन ले लो, हम आपको बता देंगे कि विपक्ष किस तरीके से किया जाता है। एक ऐसी खबर नमस्ते भारत में आपको हम दिखा रहे हैं जो भारतीय सियासत में पहली बार हो रही है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से इंटरनेट पर सेंसरशिप की मांग कर रहे हैं। क्यों? अश्लील कंटेंट की वजह से। ये हैं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार। पीएम मोदी को लिखी गई एक चिट्ठी की वजह से चर्चा में है। अपनी चिट्ठी के जरिए नीतीश कुमार ने अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट, टीटी प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू करने की मांग की है। नीतीश कुमार ने अपने पत्र में लिखा, वर्तमान में कई प्रोडक्शन अपनी अपनी स्ट्रीमिंग सर्विसेज के माध्यम से उपभोक्ताओं को विभिन्न कार्यक्रम, फिल्में एवं सीरियल दिखा रही हैं। लेकिन स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर सेंसरशिप लागू न होने के कारण ज्यादातर आपराधिक, मार धाड़ या अश्लीलता के खुले प्रदर्शन पर आधारित फिल्में और धारावाहिक इन चैनलों पर दिखाए जाते हैं। स्ट्रीमिंग सर्विसेज पर जो कार्यक्रम आते हैं उन पर नियमों और कानूनों की अस्पष्टता होने के कारण न तो सेंसरशिप लागू होती है और न ही किसी प्रकार के विज्ञापन आते हैं। इसके नकारात्मक प्रभाव के कारण अपराध बढ़ रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण एवं प्रसारण को अपराध मानते हुए इन पर अंकुश लगाने की आवश्यकता है। नीतीश कुमार की एक ही विषय पर प्रधानमंत्री को लिखी गई दूसरी चिट्ठी है। इससे पहले नीतीश कुमार ने 19 नवंबर 2019 को भी पीएम को पत्र लिखकर अश्लीलता परोसने वाली वेबसाइट्स पर अंकुश लगाने की मांग की थी। भारत में ऐसी कई वेबसाइट्स, टीटी प्लेटफॉर्म और स्ट्रीमिंग सर्विसेज चल रही हैं, जिन पर कोई रोक टोक नहीं है और ऐसे माध्यम से लगातार आपत्तिजनक कंटेंट परोसे जा रहे हैं, जिस पर जल्द से जल्द अंकुश लगाने की जरूरत है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री मोदी को एक चिट्ठी लिखी है। क्यों लिखी है चिट्ठी, क्या है इस चिट्ठी का कंटेंट, जानिए। कांग्रेस शासित राज्य छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। पीएम मोदी को लिखे इस पत्र में सीएम भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल करने की गुजारिश की है। भारत सरकार ने मजदूरों को रोजगार देने के लिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान की शुरुआत की है। देश के 6 राज्यों के 116 जिलों में गरीब कल्याण रोजगार अभियान शुरू किया गया है। बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान, झारखंड, ओडिशा को शामिल किया गया है। झारखंड और ओडिशा छत्तीसगढ़ के पड़ोसी राज्य हैं, लेकिन छत्तीसगढ़ को गरीब कल्याण रोजगार अभियान में शामिल नहीं किया गया है। सीएम भूपेश बघेल के मुताबिक करीब 5 लाख मजदूर दूसरे राज्यों से छत्तीसगढ़ में वापस आए हैं। कोरोना वायरस के कारण रोज कमाकर खाने वाले ऐसे तमाम मजदूरों के सामने अभी भी रोटी का संकट बना हुआ है। हमारे खास सेगमेंट शहर वही जिंदगी नई का और किस तरह से कोरोना ने मॉल का कल्चर बदल दिया है। कोरोना के संकट काल में मॉल का कल्चर बदल गया है। बेफिक्री को छोड़ लोग अब सावधानी बरत रहे हैं। मॉल की एंट्री से लेकर खरीदारी तक काम 2 गज की दूरी के साथ हो रहा है। तस्वीरें नोएडा के ग्रेट इंडिया प्लेस यानी जीआईपी मॉल की हैं। मौजूद हूँ इस समय नोएडा के जीआईपी मॉल में, जो काफी मशहूर है और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरह के बदलाव किए गए हैं। पहले जब लोग आते थे वो अंदर आसानी से एंट्री कर लेते थे, लेकिन अब लाइन में आ रहे हैं, एक एक करके आ रहे हैं।
सैनिटाइज कर रहे हैं पहले अपना हाथ। जमीन पर भी आप देख सकते हैं स्टिकर लगे हुए हैं, स्टे अवे स्टे सेफ, यानी कि सामाजिक दूरी बनी रहे लोगों के बीच में और एक एक करके एंट्री हो। इस वजह से टेम्परेचर नापा जा रहा है, फेस शील्ड लगाई है सिक्योरिटी गार्ड ने। साथ ही साथ आरोग्य सेतु ऐप भी मोबाइल में लोगों को चेक किया जा रहा है कि नहीं है, और जिनके मोबाइल में ऐप नहीं है उनसे डाउनलोड करवाया जा रहा है और उसके बाद ही एंट्री दी जा रही है। अब जरा अंदर की तस्वीरें देखिए। मॉल में पहले की तरह भीड़ नहीं है, संकट काल है इसलिए बेफिक्री भी नहीं है। मास्क और दूरी का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। काफी बदलाव आ गया है, मॉल्स आने के तरीके में भी बदलाव आ गया है। इस बदलाव के बारे में बात करना चाहेंगे आप? नहीं, इस बदलाव के बारे में इट इज ऑल फॉर गुड ना। लेट अस टेक इट वेरी सीरियसली और अपना मास्क पहन के रहना चाहिए और जो डेकोरम है उसको मेंटेन भी करना है। साफ सफाई की भी पूरी व्यवस्था की गई है। सफाई कर्मचारियों की सुरक्षा का भी पूरा ख्याल रखा गया है। इन्हें फेस शील्ड, मास्क और ग्लव्स दिए गए हैं। जो शहर है, हर शहर में आपको यही नजारा दिखेगा कि शहर तो वही है लेकिन कहीं ना कहीं जिंदगी नई है और नए नियम और नए कायदे हैं और उन्हीं बदलाव में अब लोग भी ढलते हुए नजर आ रहे हैं। कैमरा पर्सन राजेश पांडे के साथ इलाका आजमी, एबीपी न्यूज, नोएडा। शहर वही जिंदगी नई की हमारी सीरीज में मॉल्स के बाद अब जानिए आपके हमारे पार्क कैसे बदल गए हैं कोरोना काल में। देखते रहिए एबीपी न्यूज, शहर वही जिंदगी नई। लॉकडाउन के बाद अब धीरे धीरे जिंदगी पटरी पर लौटने लगी है, लेकिन जीने का तरीका बदल गया है। आपके टेलीविजन स्क्रीन पर एक पार्क की तस्वीरें नजर आ रही हैं। लोग एक दूसरे से दूरी बनाते हुए मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं। मुंह पर मास्क भी लगाया हुआ है। सशर्त इजाजत के बाद पार्क खोलने की इजाजत तो मिल गई, लेकिन पार्क की तस्वीर बदल गई। पहले ओपन जिम पर लोगों की भीड़ होती थी, लेकिन अब ओपन जिम खाली है, पार्क के बेंच भी खाली है। यहाँ पर लोग मौजूद हैं। सुबह सुबह यहाँ पर एक्सरसाइज करने के लिए निकले हुए हैं, वॉक करने के लिए निकले हुए हैं, जॉग करने के लिए निकले हुए हैं। जो नए नियम है 7 से 10 बजे तक ये पार्क खुले रहेंगे, लेकिन जिम एरिया पे आप देख सकते हैं कि सन्नाटा है क्योंकि जिम एरिया इस्तेमाल करना अलाउड नहीं है और न ही झूलों पे जाना अलाउड है। 10 साल से छोटे बच्चों का पार्क में आना भी मना है। हमारी संवाददाता इलाका आजमी ने पार्क में मौजूद लोगों से जिंदगी के इस नए अनुभव पर उनकी राय भी जानी। बदलाव तो बहुत आ गया पार्क में। एक तो लोग भी कम हैं पहले से और मास्क पहनना तो बहुत ज़रूरी है। बिना मास्क के तो 1 मिनट भी नहीं निकल सकते और दूरी बनाई हुई है, जैसे कि कुछ लोग जा रहे हो अगर साथ साथ तो थोड़ा दूरी पे चल रहे हैं। बहुत तरह के चेंजेस तो आए हैं, जैसे कि हमारे पार्क के सबसे मेन लोग होते थे सीनियर सिटीजन, जो इस पार्क की रौनक होते थे। अब लोग सीनियर सिटीजन को मिस कर रहे हैं। कैसे वो प्रे करते थे, कैसे वो एक्सरसाइज करते थे, वो सब लोग मिस कर रहे हैं। जिम्स और बेंचेस वगैरह पे बैठ के लोग मेडिटेशन वगैरह ये सब मिस कर रहे हैं। कोरोना के इस संकट काल में शहर में जीने का तरीका पूरी तरह बदल चुका है। 2 गज की दूरी और मास्क इस कोरोना काल में लाइफलाइन बन चुके हैं। समय बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर भारत चीन तनाव से जुड़ी हुई है। इस मसले पर पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखी है। चिट्ठी में उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि कोई भी फैसला, कोई भी बयान बहुत सोच समझकर दिया जाना चाहिए, क्योंकि इससे भारत और चीन के भविष्य में रिश्ते तय होंगे, उनका भविष्य तय होगा। इस पूरी खबर पर हमारे साथ ज्यादा जानकारी के लिए आदेश रावल जुड़ गए। उनके पास चलते हैं। आदेश, चिट्ठी में और क्या क्या लिखा है डॉक्टर मनमोहन सिंह ने? देखिए, ये पहला बयान आया है चीन के मुद्दे के ऊपर डॉक्टर मनमोहन सिंह का। उनका साफ तौर पर एक नसीहत दी है सरकार को और कहा है कि आज हम इतिहास के एक ऐसे नाजुक मोड़ पर खड़े हैं जहां सरकार के निर्णय व सरकार द्वारा उठाए गए सभी कदम ये तय करेंगे कि हमारी भविष्य की पीढ़ियां हमारा आकलन कैसे करती हैं। लेकिन इसके साथ साथ विकास एक लाइन और है जो महत्वपूर्ण है कि प्रधानमंत्री को अपने शब्दों व ऐलानों द्वारा देश की सुरक्षा एवं सामरिक व भूभागीय हितों पर पड़ने वाले प्रभाव के प्रति सदैव बेहद सावधान होना चाहिए। यानी साफ तौर पर यह कहा है कि जो भी स्टेटमेंट अभी तक प्रधानमंत्री ने दी है उसको लेकर काफी एक नसीहत के तौर पर ये चिट्ठी, ये बयान देखा जा रहा है कि जो भी बात प्रधानमंत्री कहे उसमें एक वजन होना चाहिए। और ये भी साथ साथ कहा है कि चीन के इशू पे कांग्रेस पार्टी और हम सब आपके साथ खड़े हैं, लेकिन इस तरीके से आपने पिछले कुछ दिनों में स्टेटमेंट दिए हैं, बयान दिए हैं,
उनके राजनीतिक मायने होने चाहिए। जी, हमारे साथ आदेश रावल थे। आदेश रावल बता रहे थे कि किस तरह से डॉक्टर मनमोहन सिंह पूर्व प्रधानमंत्री ने चिट्ठी लिखकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नसीहत दी है कि भारत और चीन के रिश्ते एक टर्निंग पॉइंट पर खड़े हुए हैं। नमस्ते भारत में अब एक बेहद हैरान करने वाली, परेशान करने वाली तस्वीर सामने आई है झारखंड के पलामू से, जो आपको देखनी चाहिए। झारखंड के पलामू में दरअसल नई नवेली शादी हुई, दुल्हन को लेकर दूल्हे की कार रवाना हुई और अचानक तेज धार में ये गाड़ी बहने लगी और बहते बहते 1 किलोमीटर दूर चले गई। हालांकि इसमें बताई जा रही है वजह कि ड्राइवर की नासमझी है। उसे आसपास के लोगों ने समझाया भी था कि गाड़ी यहां से पार नहीं हो सकेगी। तस्वीरें जो देख रहा है वो हैरान हो रहा है। किसी तरह गांव वालों ने डूबती हुई कार का रेस्क्यू कराया, दूल्हा दुल्हन को बचाया गया। अभी शादी होने के बाद, विदाई के बाद ये लोग निकले ही थे और इस तेज धार में इनकी गाड़ी 1 किलोमीटर दूर तक बह गई। गांव वालों की मशक्कत कोशिशों के बाद इन्हें बचा लिया गया और ड्राइवर की गलती से एक बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो किसी तरीके से बच गया। लेकिन आसपास किस तरीके का माहौल था आप देखिए, अफरा तफरी का, क्योंकि आसपास लोग हैं। हैरान करने वाली बात है कि सिर्फ कार की छत नजर आ रही है, पूरी कार जलमग्न हो गई है। इतनी तेज थी पानी की धार कि किसी तरह इन्हें बचाया गया, इनका रेस्क्यू कराया गया है। गांव के कई सारे लोगों को पानी में खुद उतरना पड़ा इन लोगों को बचाने के लिए और सुरक्षित बाहर निकालने के लिए। तस्वीरें झारखंड के पलामू से सामने आ रही है, जहां राधा कृष्ण मंदिर में इनकी शादी हुई। विदाई के बाद दूल्हा अपनी दुल्हन को लेकर गांव जा रहा था। रास्ते में झरिया छलकी के पास पानी का बहाव तेज था, लेकिन कार को चलाने वाला ड्राइवर ने इसी तेज बहाव में गाड़ी उतार दी। वक्त एक बड़ी खबर बता दें आपको। गलवन घाटी में शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू की पत्नी से आज मुख्यमंत्री मुलाकात करने वाले हैं। न सिर्फ ये मुलाकात होगी बल्कि मुख्यमंत्री बकायदा डिप्टी कलेक्टर का पद और परिवार को 5 करोड़ की आर्थिक मदद भी सौंपेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर बता दें आपको, शहीद हुए कर्नल संतोष बाबू से जुड़ी हुई खबर है। तेलंगाना के सीएम चंद्रशेखर राव आज उनकी पत्नी से मुलाकात कर डिप्टी कलेक्टर का पद और 5 करोड़ रुपए परिवार को सौंपेंगे। शहीद कर्नल संतोष बाबू के परिवार से मुलाकात करने के लिए आज मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव उनके घर जा रहे हैं। बेहद बड़ी ये कोशिश परिवार की मदद करने की। पत्नी को डिप्टी कलेक्टर का पद मिलेगा, सरकारी बड़ा पद है ये, और 5 करोड़ की आर्थिक सहायता। बड़ी खबर आ रही है। ये बड़ी खबर भारत चीन सीमा से आई है। ये बड़ी खबर गलवान घाटी की उस 15 जून की रात की घटना से जुड़ी हुई है जब कर्नल संतोष बाबू शहीद हो गए थे। हम आपको बताने जा रहे हैं, बिहार रेजिमेंट ने जब कर्नल संतोष बाबू की हत्या का बदला लेने के लिए चीनी कैंप पर हमला किया तो उनके साथ फील्ड रेजिमेंट और पंजाब रेजिमेंट के भी जवान थे और ये सभी सिख जवान थे जिन्होंने जाके न केवल चीनी खेमे पर हमला किया बल्कि वहां से एक अफसर को उठा लाए ताकि जो भारतीय जवान चीन की कैद में उनको छुड़ाया जा सके। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि ये सिख रेजिमेंट, पंजाब रेजिमेंट और फील्ड रेजिमेंट के जो जवान थे सब सिख थे और इन लोगों ने लाठी डंडों से लैस होकर लड़ाई लगी चीनी जवानों से और एक चीनी अफसर को उठा लाए। हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी संवाददाता नीरज राजपूत मौजूद हैं। नीरज, क्या अपडेट है? मैं चिड़ियन से बाज लड़ाऊं, 1.25 लाख से 1 भेड़ा हूं। बिल्कुल विकास, बिल्कुल ठीक कहा आपने। जो गुरु गोविंद सिंह जी की जो ये कहावत थी, ये बिल्कुल उन्हें सिद्ध कर दी इस लड़ाई के दौरान। जो जानकारी मिली है हम लोगों को कि जो 16 बिहार रेजिमेंट के बारे में तो हमें जानकारी ही है कि उनकी पूरी पलटन गई थी, लेकिन साथ में वहां पर पंजाब रेजिमेंट के सैनिक भी तैनात थे और साथ ही जो फील्ड रेजिमेंट होती है, छोटी तोप होती है, उनकी रेजिमेंट भी तैनात थी, उसमें भी 6 सैनिक थे। ये सब भी इस जो बिहार रेजिमेंट की पलटन के साथ गए थे। वहां पर जब चीनी खेमे में गए थे, जब हमला करने के लिए, जब वीरगति को प्राप्त हो गए थे कर्नल संतोष बाबू बदला लेने के लिए, तो उस वक्त जब अहम जो भूमिका निभाई इन्होंने भी निभाई बिहार रेजिमेंट के साथ साथ। और ये जानकारी मिल रही है, सूत्रों से जानकारी मिल रही है कि एक जो चीनी अफसर थे, क्योंकि हमारे 10 के करीब सैनिक जो थे बंधक बनाए हुए थे पहले से ही, जैसा कि सब जानते हैं चीनी सेना ने, तो उसी के बदले में ये बनाया जा रहा है कि जब लड़ाई चल रही थी तब ये जो सिख सैनिक थे ये वहां से एक चीनी अफसर को उठाकर ले आए थे उस दौरान जो लड़ाई चल रही थी। और उसके बाद जब नेगोशिएशन हुई दोनों तरफ से सुबह में, यानी कि 16 जून को, उसके बाद तब अहम भूमिका निभाई कि जो चीनी सेना ने भी हमारे जो सैनिक थे उनको रिहा कर दिया। जैसे कि खुद केंद्रीय मंत्री जनरल वीके सिंह ने भी बताया था कि दोनों की अदला बदली हुई थी, उसमें ये अहम भूमिका निभाई थी। ये जानकारी अब सामने निकल कर आई है। इस वक्त बड़ी खबर आ रही है महाराष्ट्र से। महाराष्ट्र सरकार ने चीन पर एक बड़ी चोट की है। ये बड़ी चोट आर्थिक चोट है। 5,000 करोड़ रुपए के सौदे रद्द कर दिए महाराष्ट्र सरकार ने। ये ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए सौदे हैं। इस पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ गणेश ठाकुर मुंबई से जुड़ गए हैं। गणेश, क्या अपडेट है? 5,000 करोड़ की चोट की है चीन को महाराष्ट्र सरकार ने।
देखिए, महाराष्ट्र के जो इंडस्ट्री मिनिस्टर हैं सुभाष देसाई, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने कहा है कि हमने कुल 3 प्रोजेक्ट्स के MOU साइन किए थे चीनी कंपनियों के साथ। वो सभी प्रोजेक्ट हमने होल्ड पे रख दिए हैं और ये निर्णय लिया गया है केंद्र सरकार से सलाह मशवरा या उनसे मिले निर्देशों के बाद। सरकार ने भी ये स्पष्ट किया है कि जो ये MOU साइन किए गए थे ये भारत चीन सीमा विवाद या अपने जवानों के शहादत से पहले किए गए थे। इसीलिए अब जब ये हुआ है और जब देश में एक तरह से गुस्सा है और देश की भावनाओं के साथ सरकार जाना चाहती है, केंद्र सरकार के साथ राज्य सरकार रहना चाहती है, इसी वजह से ये तीनों MOU होल्ड किए गए हैं। कुल 5,000 करोड़ का प्रपोज इन्वेस्टमेंट है। जी, राजनाथ सिंह मॉस्को के लिए निकल चुके हैं और तस्वीरें आ रही हैं हमारे पास। मॉस्को के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह निकल रहे हैं। इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर तस्वीरें रक्षा मंत्री की। बता दें आपको, मॉस्को में एक बहुत ही महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। भारत चीन सीमा तनाव के बीच रक्षा मंत्री का मॉस्को जाना इस लिहाज से भी महत्वपूर्ण हो जाता है क्योंकि द्वितीय विश्व युद्ध में जर्मनी पर रूस की विजय के 75 साल पूरे हो रहे हैं। विजय दिवस उसी जीत का उत्सव है जिसे मनाने के लिए अपने सबसे बड़े और सबसे पुराने साझेदार रूस के साथ मुलाकात राजनाथ सिंह की होने वाली है। लेकिन महत्वपूर्ण यह भी है कि इस कार्यक्रम में चीनी अधिकारी भी शामिल होंगे, लेकिन भारत ने तय किया है कि ना तो कोई बात होगी ना तो कोई मुलाकात होगी, क्योंकि हमारा दूसरे विश्व युद्ध के बाद सबसे बड़ा, सबसे पुराना, सबसे अच्छा मित्र है रूस और रूस के लिए यह कार्यक्रम बहुत महत्वपूर्ण है जिसमें शामिल होने के लिए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का यह दौरा पहले से ही प्रस्तावित था। दौरा हो रहा है, राजनाथ सिंह निकल रहे हैं मॉस्को के लिए, लेकिन पहले से ही तय कार्यक्रम में ये भी भारत ने साफ कर दिया है कि चीनी अधिकारियों से न तो बात होगी न मुलाकात। बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर कोरोना संक्रमण से जुड़े आंकड़े से जुड़ी हुई है। पिछले 24 घंटे में 14,000 मामले सामने आए हैं। कुल मिलाकर अब तक संक्रमण से पीड़ित लोगों की तादाद 4,25,000 से ज्यादा हो चुकी है। बड़ी खबर इस वक्त की जो रिकवरी रेट है वो 55% के आसपास पहुंच गया है। भारत में कोरोना के कुल मामले 4,25,282 हो गए। एक्टिव केस 1,74,387 हो गए। ठीक हुए लोगों की तादाद 2,37,195 है, यानी कि देश में जो रिकवरी रेट है वो 55.77% है। जबकि संक्रमण से मौत का आंकड़ा 13,699 है। इस वक्त की बड़ी खबर है, पिछले 24 घंटे में 14,882 संक्रमण के नए मामले सामने आए।